आखिर चुपचाप चुनाव आयोग को कौन सा नियम बदलना पड़ गया? जब पूरा देश बिहार चुनाव की तरफ ध्यान दे रहा था, उस वक्त चुनाव आयोग ने कौन सा खेल कर दिया जिसके बाद उस पर लग रहे आरोप और पुख्ता हो जाते हैं? चुनाव आयोग के खिलाफ कैसे सड़कों पर उतरी पब्लिक? दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आने के बाद चुनाव आयोग की साख पर जिस तरह से सवाल खड़े हुए हैं, उनको देखकर तो राजीव जी कहीं कोने में, पता नहीं कहाँ हैं वो, लेकिन किस भी देश के कोने में बैठे हैं, वो सोचते होंगे कि बाप रे, इतना तो मेरे वक्त में भी नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ है उस पर बात तो करनी पड़ेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, चुनाव आयोग ने बड़े चुपचाप गुपचुप तरीके से एक नियम बदल दिया। ये एक ऐसा नियम है जो साफ तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। दिलचस्प ये है दोस्तों कि जिस वक्त पूरा देश एग्जिट पोल पर व्यस्त था, 11 तारीख सेकेंड फेज का वोटिंग कंप्लीट हुई थी बिहार में और उसके बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए थे, तो पूरी मीडिया, पूरा तंत्र, हर कोई एग्जिट पोल के बारे में चर्चा कर रहा था, बिहार इलेक्शंस के बारे में चर्चा कर रहा था। उस दिन चुनाव आयोग ने एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला ले लिया। दोस्तों, चुनाव आयोग ने बीएलएस को लेकर, बूथ लेवल एजेंट्स को लेकर एक फैसला था जो अपना ही बदल दिया, मतलब अपना लिया हुआ फैसला बदल दिया। होता क्या है दोस्तों, आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। बीएलओ होते हैं, बीएलए होते हैं, ठीक है। बीएलओ होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर। ये जो बूथ लेवल ऑफिसर है, मुख्यतः जो होते हैं सरकारी नौकरी में जो शिक्षक वगैरह होते हैं, उनका काम होता है। बेसिकली चुनाव आयोग इनको अपनी ड्यूटी में रख लेता है। तो इस वक्त जो 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है ना, वो जो बीएलओज हो रहे हैं वो चुनाव आयोग के अधिकारी माने जाएंगे। हैं वो सरकारी अधिकारी, लेकिन चुनाव आयोग की ड्यूटी में लगे हैं। तो जो उनको स्कूल में पढ़ाने का काम करना है, उसके साथ साथ उन पर एक्स्ट्रा बर्डन है इस काम का, ठीक है, वो हो गए बीएलओ। एक होते हैं बीएलए, बूथ लेवल एजेंट। बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं वो पार्टियां नियुक्त करती हैं, जैसे टीएमसी ने कर दी, कांग्रेस ने कर दी, अखिलेश यादव ने कर दी है कि भाई लोगों को कैसे मदद की जाए। हर पार्टी को ये होता है ना कि हमारे वोटर को दिक्कत ना हो। हर पार्टी को पता होता है कि इस इलाके में उसका कितना वोटर है, तो उनको कैसे कोई दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में, या फिर अगर उनका नाम कट रहा है तो वो अपने कोई भी पार्टी वालों से संपर्क कर सकता है वोटर। तो जो पार्टी वाले हैं, बीएलएज हैं, वो उनकी मदद करते हैं। हुआ क्या, चुनाव आयोग ने 11 तारीख को चुपचाप से एक फैसला ले लिया कि जो बीएलएज हैं, अब इसमें चुनाव आयोग ने क्या किया है, ईसी हैज रिलैक्स्ड द कंडीशन and allowed parties to appoint a registered elector from same assembly constituency if they cannot find a BLA in the same booth। अब तक जो नियम था, जिस बूथ के लिए बीएलए अपॉइंट किया जा रहा है वो उसी बूथ का होना चाहिए। अब चुनाव आयोग ने 11 तारीख को चुपचाप नियम बदल दिया कि उस असेंबली का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस विधानसभा क्षेत्र का कहीं का भी कोई भी चलेगा, कहीं का भी हो, किसी भी बूथ में आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कुमकुम, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें बीजेपी का फायदा क्या है? देखिए दोस्तों, बिहार में, यूपी में, ये वो राज्य है जहां बीजेपी का संगठन है। बीजेपी के हर बूथ में लोग हैं, एक नहीं कई होंगे। लेकिन अब जो चुनाव आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, यहां क्या हर बूथ में बीजेपी का आदमी मौजूद होगा? आरएसएस का होगा। आरएसएस ने केरला में बहुत काम किया है, आरएसएस का पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है, पर आरएसएस और बीजेपी में फर्क है ना, ऑन रिकॉर्ड तो है ही। तो अब देखिए कि उन राज्यों में जब चुनाव की बारी आई जहां पर बीजेपी का हर बूथ में आदमी शायद नहीं होगा, कैसे गुपचुप तरीके से चुनाव आयोग ने चुपचाप 11 तारीख को यह नियम बदल दिया। अब आप पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कहीं भी किसी भी आदमी को, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना चाहिए, उसी विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए, किसी भी बूथ में अपॉइंट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी खेल है। अब आप बिहार में आपने देख लिया कि जो आदमी दिल्ली का वोटर है वो बिहार में जाके वोट कर रहा है, वही आदमी यूपी में वोट कर रहा है, वही आदमी उत्तराखंड में वोट कर रहा है, फिर वो बिहार में वोट कर रहा है। ऐसे बथेरे एग्जाम्पल्स आ गए सोशल मीडिया में, वोटिंग के दिन आ गए। तो बड़ा सवाल ये है कि जब वोटर यहां से वहां हो सकते हैं, तो एजेंट यहां से वहां कैसे नहीं हो सकते? एजेंट भी तो वोटर ही है ना। वो वोटर जो यहां से वहां हुए, वो भी तो वोटर ही बने ना उस इलाके में। कहीं तो उनकी वोटर लिस्ट में नाम आया ना, तभी तो उन्होंने वोट किया। तो फिर इन बीएलएस के साथ कौन सा खेल होने वाला है? दिलचस्प देखिए दोस्तों कि ये बारीकी है, बहुत छोटी चीज है, लोगों की नजर नहीं गई इस पर। लेकिन जो बीएलएस होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बूथ लेवल एजेंट। यही वो बीएलएस हैं जिन पर ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से निर्भर हैं। बात बात पे वो यही कहते हैं कि आपके बूथ लेवल एजेंट्स कहां थे, विपक्ष के बीएलएस कहां थे, कि इतने बड़े नाम कट गए, आपके बीएलएस ने बताया नहीं। अब दोस्तों, टीएमसी या फिर डीएमके, उनका तो हर बूथ में आदमी मिल सकता है,
लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल थी तमिलनाडु में, केरला में, या फिर पश्चिम बंगाल में। तो इस नियम को जिस तरह से हल्का किया गया, उसमें हल्की ढिलाई दी गई, इसने सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। अब आप देखिए कितनी होशियारी से किया जाता है। मतलब चुनाव दर चुनाव राज्यों में ऐसे ऐसे नियम बदले जा रहे हैं। ये घोषित सत्य है कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव साथ में होता है। इस बार क्यों अलग किया गया? कोई जवाब नहीं था चुनाव आयोग के पास। इनफैक्ट उस वक्त जब हरियाणा के इलेक्शंस का ऐलान हुआ, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे, 1.5 घंटा लगाया था उन्होंने हरियाणा में, केवल हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में 1.5 घंटा, कि हमने इतनी तैयारी की है, इतनी तैयारी की है। और जो चुनाव की तारीखें बताई, उसको 10 दिन में चैलेंज कर दिया बीजेपी ने कि नहीं, ये तो जिस दिन आपने चुनाव बताया है उस दिन तो त्योहार है। और बीजेपी के एक लेटर से चुनाव आयोग ने तारीखें बदल दी। सोचिए, जिन तारीखों के लिए 1.5 घंटा भाषण दिया था राजीव कुमार ने, वो एक लेटर से बदल दी गई। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने लिख दिया था कि त्योहार के दिन आपने चुनाव कर दिया। मतलब ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। बिहार में तो खैर खुलेआम हुआ है, आंखों की शर्म का लिहाज भी खत्म हो गया। और अब आप देखिए, मतलब पूरा जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया है, ये इस तरह का इसका खास ख्याल रखा जा रहा है कि इससे बीजेपी को फायदा हो। आप देखिए कितने बड़े लेवल पर उत्तर प्रदेश में तो ऐसी स्थिति है। कुछ पत्रकारों से मेरी यूपी की बात हो रही थी, वो बता रहे थे जैसे नोटबंदी में हालत हुई थी ना, वैसे ही हालत हो गई। अच्छा, ये भी एक बड़ा दिलचस्प है, हर चीज में जल्दबाजी। यहां भी जल्दबाजी, 1 महीने के अंदर फॉर्म भरवाने हैं। भाई आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? अभी नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, 3 महीने का टाइम दे दीजिए, 4 महीने का। आपको 1 महीने में ही क्यों टारगेट देना है? अब आप बताइए, एक सरकारी स्कूल का शिक्षक है, पहले वो टीचिंग करे सुबह स्कूल में, फिर वो दिन में या शाम को वहां से फ्री होकर अपना बीएलओ का पूरी जिम्मेदारी निभाए, वो कितना एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो वो अपने, इसका मतलब स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो ऊपर से फोन आ रहे हैं बिग बॉस के कि इसको निपटाओ नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। और बतेरे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। राजस्थान में और केरला में 2 बीएलओज ने अपनी जान दे दी इसके लिए। बाकायदा चिट्ठी लिखी राजस्थान के बीएलओ ने कि मुझे इतना परेशान किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि मैं अब प्रेशर नहीं झेल सकता। सोने तक का वक्त नहीं दिया जा रहा है, छुट्टी के दिन भी काम करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि टारगेट है कि 1 महीने में कंप्लीट करना है। क्यों देना है ऐसा टारगेट? क्या हो जाएगा अगर 2 महीने हो जाएंगे, 3 महीने हो जाएंगे, 6 महीने हो जाएंगे? क्यों आपको चुनाव के 2 महीने 3 महीने पहले ही डंडा मारना है? क्यों? ऐसा कौन सा खेल है जो आपको एसआईआर के जरिए इन राज्यों में करना है? ये सवाल विपक्ष के हो सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह से नियम बदला गया है, मतलब ये सोचिए कि कितनी माइन्यूटली काम हो रहा है, हर एक छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा है। क्या ये शिकायत पहुंची थी पश्चिम बंगाल के कैडर की तरफ से कि भाई बीएलएज नहीं मिल पा रहे हैं, कि ये नियम बदला गया? अच्छा, सवाल है मेरे मासूम मन में, तो मैंने आपके आगे छोड़ दिया। दिलचस्प ये है दोस्तों कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लगातार एसआईआर का विरोध जारी है। एसआईआर के विरोध पर एक बहुत बड़ा जनसमूह लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद कुछ दिन पहले, जिस दिन एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही थी, उस दिन सड़क पर उतरी थी और लगातार ये विरोध देखा जा रहा है। 24 घंटे पहले फिर से ये विरोध दिया गया और आप सड़कों पर देखिए जबरदस्त जन आंदोलन कम से कम खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और एसआईआर को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुद्दा बना रही है कि देखिए यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो बंगाली भाषा बोलते हैं, ये बंगाली भाषा बोलने वालों के खिलाफ षड्यंत्र है। डीएमके क्या मुद्दा बना रहे हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं, उनकी जगह उनके नाम काट के दूसरे राज्यों के लोग जो यहाँ काम करने आते हैं उनको यहाँ बसाया जा रहा है ताकि यहाँ की डेमोग्राफी बदल जाए। अब यही मुद्दा लेकर दोनों ही राज्य की सरकारें जो हैं वो सड़क पर है, उनकी पार्टियां सड़क पर है, सड़क पर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक नागरिक के तौर पर हमें इन तमाम विरोध प्रदर्शनों, शोर शराबे, हंगामे के बीच छोटी छोटी बारीकियों पर नजर रखनी चाहिए कि क्या, कैसे और किस तरह से हो रहा है। एक नागरिक के तौर पर अगर हम किसी चीज पर सवाल उठा रहे हैं तो हमें उनके तथ्यों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह की खबरें आपके सामने रखूं ताकि आपको न केवल मुद्दा पता हो बल्कि मुद्दे की डिटेल्स भी पता हो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।